नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं जो रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत जो पेपर लगा था 2018 से 22 के बीच में, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें जो आपका प्रीवियस पेपर था 17 सितंबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट, उसका पेपर मैं आपको जो जनरल नॉलेज का आया था उसको मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। डेली इसी तरीके से मैं आपको कवर करवाता रहूँगा विद डिटेल्स के किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। पिछली बार भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको मैं आपको बताने वाला हूँ, और नए इसी तरीके से आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये अपना पहला सेशन है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़िए और इसका जवाब मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, सवाल है जैन धर्म। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है। यहाँ पे बताना है सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो, मतलब उससे क्या कहा जाता है। मतलब आपको बताना है कि भैया इस जिन शब्द का अर्थ क्या है। क्या जिन शब्द का अर्थ विजेता है, क्या फुर्ती है, या अमर है, या खरापन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। देखो साथियों, पहली बात आपको मैं थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में अवगत करवा देता हूँ कि जैन धर्म है क्या। देखिए, जैन धर्म हमारे इंडिया का ये प्राचीनतम धर्मों में गिना जाता है। ठीक है, तो ये प्राचीनतम धर्म माना जाता है। जैन धर्म के कुल टोटल 24 शिक्षक हुए थे, मतलब 24 मास्टर हुए थे। इन 24 मास्टरों को क्या कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीर्थंकर। इन 24 तीर्थंकरों में अगर मैं बात करूं कि पहला कौन सा था और अंतिम कौन सा था। अब आपसे पूछा जाए कि पहला कौन सा था और आपसे पूछा जाए कि अंतिम कौन सा था, तो ये दो क्वेश्चन बड़े इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। तो देखो, पहले में हम आपको बता देते हैं। पहले में जो आते हैं उसका नाम आता है ऋषभदेव। उसका नाम क्या आता है, ऋषभदेव। इसे आदिनाथ भी कहा जाता है। इसे किस नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ के नाम से भी। अंतिम जो हुआ था वो आपको याद रखना है, अंतिम हुआ है महावीर स्वामी। अंतिम हुआ है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। महावीर स्वामी ने ही इसको जो है जैन धर्म को फेमस करवाया था, इसका ज़्यादातर प्रसार करवाया था। मतलब अपन कह सकते हैं कि जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किस तीर्थंकर को दिया जाता है, महावीर स्वामी को दिया जाता है। तो महावीर स्वामी ही वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो जैन तीर्थंकर होते हैं वो जो है अपनी जो भावावेशों पर जो विजय प्राप्त कर लेते हैं उनको जिन कहा जाता है, और जिन का अर्थ होता है साथियों विजेता। याद रखना है, जिन का अर्थ क्या होता है, विजेता। इस तरीके से अब हमारा दूसरा अगला सवाल हम देखने वाले हैं। एक तो ये क्वेश्चन आया था, अगला जो क्वेश्चन है वो आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिएगा। कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बताना है आपको। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, या राजेंद्र प्रसाद थे, या हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए साथियों, आपको मैं बता देता हूँ योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग क्या है, योजना आयोग। देखिए, हमारे इंडिया में हमारा जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद भुखमरी से जूझ रहा था, गरीबी से जूझ रहा था, तो भारत में थोड़ा सा विकास करने के लिए, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे भारत में सिस्टमिक तरीके से पंचवर्षीय योजनाओं की स्टार्टिंग की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें योजना आयोग की ध्यान रखनी है आपको कि योजना आयोग का गठन है ये कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन आपको याद रखना है, भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का काम था पंचवर्षीय योजनाओं को रूपांकित, मतलब पंचवर्षीय योजनाओं को क्या करना, उनको अंतिम रूप देने का काम किया जाता था। ठीक है,
तो ये जब योजना आयोग का गठन किया गया था तो इसके अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री को जो है नियुक्त किया गया था। और मैं आपको बता दूं, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू को ही सबसे पहले योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। और उपाध्यक्ष आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो आपको याद रखना है गुलजारी लाल नंदा को योजना आयोग का क्या बनाया गया था, गुलजारी लाल नंदा को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था। साथियों, मैं आपको बता दूं, इसी तरीके से एक राष्ट्रीय विकास परिषद आती है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। ये राष्ट्रीय विकास परिषद क्या काम करती थी, ये भी योजना आयोग से संबंधित थी। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ है, ठीक है ना। योजना आयोग के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है। याद रखना कि योजना आयोग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, योजना आयोग को वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना टोटल कितनी लाई गई थी, 12 पंचवर्षीय योजना। मैं बात बता दूं, ये नीति आयोग कब आया था, तो आपको याद होना चाहिए कि 15 अगस्त 2014 की बात थी। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की घोषणा की थी। तो आपको याद रखना है कि नीति आयोग का जो गठन है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी को हुआ है भाई, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का क्या हुआ है, गठन हुआ है। तो ये कुछ विशेष बातें थी, आप इनको ध्यान रखना। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है ये आया था अगला क्वेश्चन नमक से संबंधित है। क्या क्वेश्चन है वो आप सुन लीजिए। देखो भाई, क्वेश्चन अच्छे से सुन लीजिए। 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? क्या खेड़ा सत्याग्रह किया गया था, या सविनय अभिज्ञा किया गया था, या खिलाफत आंदोलन किया गया था, या दांडी यात्रा किया गया था? तो आप इसका कमेंट्स करके हमें आप जवाब दीजिए। देखिए साथियों, नमक उत्पादन की बात की जा रही है यहाँ पर। नमक हर परिवार की ज़रूरत होता है, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस पर बढ़ा दिया था टैक्स बढ़ा दिया। ऐसी स्थिति में हर आम आदमी की खरीद से ये ऊपर पहुंच गया था, खरीद नहीं सकता था, क्योंकि लगभग 10 गुना टैक्स बढ़ा दिया था नमक उत्पादन पर। तो अगर कोई नमक का उत्पादन करता था और चोरी करता था तो उस पर जो है जुर्म, जो उसको सज़ा दी जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी की नज़र में ये आया था 1930 में। गांधी जी ने जो 1930 में कई ऐसी चीज़ें थी जिनको लेकर अनशन स्टार्ट किया था, और अनशन स्टार्ट करने के बाद एक महत्वपूर्ण ये नमक उत्पादन भी था। तो आपको मैं बता दूं, इसी के खिलाफ गांधी जी ने 6 मार्च 1930 को दांडी के लिए एक यात्रा प्रारंभ की थी, उसे दांडी यात्रा कहते हैं। और इसकी जो स्टार्टिंग की थी वो की थी साबरमती आश्रम से, साबरमती अहमदाबाद गुजरात से, ठीक है। उसके बाद लगभग ये 6 मार्च से चले थे 12 अप्रैल तक। 12 अप्रैल 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ में, 78 लोगों के साथ में लगभग ये चले थे साथियों 396 किलोमीटर, ठीक है। 396 किलोमीटर इन्होंने दूरी तय की थी। और उसके बाद दांडी पहुंचकर, उसके बाद गुजरात में दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक उत्पादन जो कार्य था उसको दोबारा से स्टार्ट किया था, नमक कर कानून को तोड़ा था। अब याद रखना है आपको, यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन था, अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, इस समय आपसे पूछ लिया जाए तो आप याद रखना है यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था उसका नाम आता है लॉर्ड इरविन। क्या नाम आता है बताओ? लॉर्ड इरविन आता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था उसका आपको याद रखना है क्या यहाँ पर सविनय अभिज्ञा आंदोलन चलाया था, ठीक है। अब साथियों मैं आपको बता दूं दो आंदोलनों के बारे में बता दूं। गांधी जी ने सबसे पहले जो आंदोलन चलाया था उसका नाम क्या था? गांधी जी के द्वारा सबसे पहले असहयोग आंदोलन चलाया गया था, असहयोग आंदोलन, ठीक है ना।
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। इसमें दो आंदोलन मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो दो आंदोलन कौन कौन से वो आप देख लीजिए भाई। देखो दो आंदोलन, सबसे पहले गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था 1920 में, याद रखना है। सबसे पहले असहयोग चलाया था, ऐसे असहयोग चलाया था, और से याद रख लेना है सविनय अभिज्ञा आंदोलन चलाया था, सविनय अभिज्ञा आंदोलन, ठीक है। ये कब चलाया था? तो ये 1930 में चलाया था। ये खेड़ा सत्याग्रह वगैरह ये 1918 में ये हुआ था, गुजरात के खेड़ा में ही। तो ये आपको याद रखना है 1920 में है, ये आपको याद रखना है 1930 में है, और ये 1930 में ही दांडी यात्रा की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, ठीक है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आप एग्ज़ाम में आया था वो भी देख लो भाई। अगला क्या क्वेश्चन है वो देखिए। चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये साथियों एक उत्सव है, एक कैसा उत्सव है? तो ये एक जो फसल के आगमन के अवसर पर ये आयोजित किया जाने वाला एक उत्सव है। ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूँ, ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है क्या, या अरुणाचल प्रदेश, या आंध्र प्रदेश, या उत्तर प्रदेश? तो साथियों इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का ये एक शानदार उत्सव है वहाँ की जनजाति का। अगला जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। हालांकि उस ज़माने का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को भी देखिए। जनवरी 2022 में बी अनंत नागेश्वरम को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया, जिन्होंने किसका स्थान लिया है? मतलब वर्तमान में भी आपको याद रखना है, वर्तमान में भी यही है, ठीक है। वर्तमान में भी भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो बी अनंत नागेश्वरम भी हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो आपको याद रखना है, इन्होंने कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लिया है, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद अगला देखो, इस तरीके से जो है इस तरीके से इनका क्रम है। पहले कौशिक बसु था, फिर रघुराम राजन आता है, फिर अरविंद सुब्रमण्यम आता है, फिर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम आता है, और अभी वी अनंत नागेश्वरम है। इस तरीके से ये वर्तमान में है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ साथियों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से निम्नलिखित में से किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया? देखो 2022 में पेपर लगा है, तो 2022 की करंट जीके है, याद रखना है। क्या पिनाकी चंद्र घोष हैं, क्या न्यायमूर्ति पीवी विश्वनाथ शेट्टी है, या न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती है, या न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर है? इसका सही उत्तर क्या होगा? लोकपाल। साथियों लोकपाल के लिए अन्ना हजारे ने काफ़ी आंदोलन किया था। ये भ्रष्टाचार के दायरे में लाने के लिए एक ऐसी संस्थान है जो कि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, यानी किसी के भी सदस्य हो, उन पर जो है अंकुश लगाने का काम करता है। तो इसके लिए काफ़ी बिल पेश किए गए थे, याद रखना है। 2013 में अन्ना हजारे के द्वारा काफ़ी आंदोलन किया गया था। हालांकि 2019 में पहली बार आपको याद रखना है पिनाकी चंद्र घोष को आपको याद रखना है लोकपाल का पहला जो है अध्यक्ष बनाया गया था, लोकपाल का मुख्य अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो साथियों 2022 में जो है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को किया गया था, लेकिन अब आपको याद रखना है वर्तमान में लोकपाल का जो मुखिया है वो कौन है? तो वर्तमान में अजय माणिकराव खानविलकर है, ये है। तो ये आपको वर्तमान में याद रख लेना है, ठीक है ना, याद रख लेना इस तरीके से। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखिए एक बार। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? ठीक है, तो क्या अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ये नहीं है? क्या अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, ये नहीं है? क्या अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति शासन से संबंधित, ये नहीं है?
क्या अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल से संबंधित, ये नहीं है। इनमें से सही उत्तर कौन सा होना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, इसमें से बिल्कुल ये जो है इसका जवाब होगा, क्योंकि वित्तीय आपातकाल हालांकि हमारे देश में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, लेकिन इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 360 में। राष्ट्रीय आपात की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, और राष्ट्रीय आपात लगाने के कुछ महत्वपूर्ण आधार होते हैं। कौन कौन से आधार होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि युद्ध है, युद्ध की स्थिति में लगाया जाता है। बाह्य आक्रमण है, भारी आक्रमण हो जाता है, ठीक है, आक्रमण हो जाता है। या फिर वर्तमान में सशस्त्रीय विद्रोह। सशस्त्रीय विद्रोह पहले 1975 से पहले आंतरिक विद्रोह आता था, लेकिन अब नहीं आता है। इसको लगाने के ये 3 आधार है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्रीय विद्रोह के आधार पर ही देश में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में मिलता है। राज्य आपातकाल क्या है? तो राज्य आपातकाल के बारे में बता देता हूँ साथियों। जब किसी राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चल पाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लगाने की क्या कर सकता है? अनुशंसा कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये राज्यपाल का स्वयं विवेक होता है, अपने स्वयं विवेक के आधार पर किसी भी राज्य में वो राष्ट्रपति शासन लागू करवा सकता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में मिलता है। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों राष्ट्रपति की जो है शक्तियाँ हैं, और इनका आपको याद रखना है। इनका जो उल्लेख मिलता है वो भाग 18 में मिलता है। कौन सी में मिलता है बताओ? भाग 18 में मिलता है। और इन आपातकालीन शक्तियों को भारत ने किस देश से लिया है? जर्मनी से लिया है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि भैया उस स्वदेशी विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा सफल उड़ान का परीक्षण किया गया है? तो साथियों, क्या उसका नाम अभ्यास है, क्या शौर्य है, या प्रलय है, या निर्भय है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, इसका उस साल के हिसाब से अभ्यास इज वेरी राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? ये करंट के उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, अगला करंट का जो क्वेश्चन है उसको भी आप देख लीजिए। क्या कह रहा है? 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूली शिक्षा को छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? क्या बालिका पढ़ाओ योजना, क्या कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, या किशोरी शक्ति योजना, या सुकन्या समृद्धि योजना? तो ये करंट का क्वेश्चन है। और कन्याओं को जो है, जो पढ़ाई छोड़ चुकी है, ऐसी बालिकाओं को, जो 11 से 14 साल की उम्र की जो बालिकाएं हैं, उनके लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव जो है स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वनों से संबंधित है। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? साथियों, क्या केरल में पाए जाते हैं, या राजस्थान में, या गुजरात में, या उत्तर प्रदेश में? साथियों, मैं आपको बता दूं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। हमारे राजस्थान में ऐसी कोई खास वर्षा नहीं होती है। देखो, भारत का ये मैप आपको मैं बना रहा हूँ, देखो नीचे ही बना रहा हूँ, जो कि आपको नीचे देखने को मिलेंगे कुछ राज्य। इसका सही उत्तर तो हालांकि केरल है, इसका सही उत्तर केरल है। देखिए, देखो, एक छोटा सा मैप बनाता हूँ, मैप के माध्यम से आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा कि कहाँ कहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, इंडिया की लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया में की लोकेशन में ही हम आपको इन सभी के सभी जो राज्यों को भी बताने का काम कर देंगे थोड़ा सा। ये देखो, हमारा इंडिया बन गया है, ये लो भाई, ये इंडिया बन गया है। और इंडिया में अब हम आपको थोड़ा सा इनको दर्शा देते हैं। देखो, इंडिया में अब आपको हम इनको दर्शा देते हैं। देखो, तमिलनाडु यहाँ पे है, तमिलनाडु में खूब बरसात होती है, तो TN
भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वाला है। यहाँ पर साथियों केरल है, बिल्कुल केरल में आप जाओगे तो कालीकट तट मिलेगा, यहीं पर वेम्बनाथ झील मिलेगी, ठीक है। यहीं पर जो है आपको मालाबार तट, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो तमिलनाडु केरल हो गया। उसके बाद जस्ट ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कर्नाटक। कर्नाटक में भी आपको ये वाले वन मिलेंगे। कर्नाटक से जस्ट ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी मिलते हैं। उसके बाद आप आ जाइए असम, असम में आप जाओगे तो यहाँ पर असम है साथियों, यहाँ पर भी खूब बरसात होती है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ अरुणाचल प्रदेश साथियों, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे हैं, इसको मैं एपी से दर्शा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप नागालैंड में आ जाओ, यहाँ पर नागालैंड आता है, नागालैंड, यहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नागालैंड के बाद आप यहाँ पे आ जाओ साथियों, त्रिपुरा में भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। त्रिपुरा के बाद आप आ जाओ गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी, शिलांग जिसकी राजधानी है, सबसे वर्षा वाला स्थान विश्व का, मासिन राम भी यही है। उसके बाद जस्ट यहीं पर आपको मिलेंगी साथियों पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल में आपको मिलेंगी दार्जिलिंग की सबसे ज़्यादा वर्षा वाली पहाड़ियाँ, चाय के बागान। उसके बाद अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार साथियों यहाँ पर मिलेगा, अंडमान निकोबार यहाँ पर मिलेगा बंगाल की खाड़ी में। तो ये इस तरीके से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो कि पश्चिमी घाट एंड पूर्वी घाट। अब ये तो साथियों ये तो हो गया आपका कौन सा घाट हो गया, पश्चिमी घाट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो हो गया साथियों आपका पूर्वी घाट, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर इसके चारों तरफ मतलब दक्षिण भारत, लगभग पूर्वी भारत में ये जो वन हैं वो पाए जाते हैं, याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन शानदार है, क्या कह रहा है कि पेरियार नदी, कौन सी नदी भाई, पेरियार नदी। देखो पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है, क्या उड़ीसा में बहती है, क्या केरल में, या पंजाब में, या त्रिपुरा में। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए आप हमें कमेंट्स करके बताइए साथियों। इसका उड़ीसा नहीं होगा, इसका पंजाब नहीं होगा, केरल नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा केरल, ठीक है। उसके बाद अगला करंट का ही क्वेश्चन है। करंट आपको अच्छे से देखना है, करंट खूब आती है रेलवे ग्रुप डी में। देखो भारत सरकार द्वारा किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया है। याद रखना है, क्या 2020, क्या 2021, क्या 2022 या 2019। मैं आपको बता दूं इसका सही उत्तर 2021 होगा। 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया है, ठीक है। अब हाल ही में 2024 में किन लोगों को दिया गया है वो आपको याद कर लेना है। देखो ये बड़ा आपके लिए सवाल बन गया है कि किन लोगों को ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है दिया गया है। तो एक बार आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए ये मेंशन किया है। देखो साल 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। साल 2024 इसको याद रखना के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं के नाम ये रहे। इनमें आपने नाम सुना होगा, एक तो डी गुकेश जो कि शतरंज से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है, इसका नाम याद रखना है। एक हरमनप्रीत सिंह जो कि साथियों हॉकी खिलाड़ी है। एक मनु भाकर है जो कि निशानेबाज है साथियों, मनु भाकर। और एक प्रवीण कुमार है जो कि एक पैरा एथलीट्स है। इनको जो है ये दिया जाएगा साथियों, 4 लोगों को दिया जाएगा। नंबर 1 पर डी गुकेश हो गया, नंबर 2 पर हरमनप्रीत हो गया, नंबर 3 पर जो है मनु भाकर हो गया, और नंबर 4 पर प्रवीण कुमार हो गया। इन 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है दिया जाएगा, याद रखना है। उसके बाद अगला 2021 का करंट पूछ लिया है, याद रखना है। पेपर लगता है उस हिसाब से आपको करंट याद रखना है साल भर की, ठीक है। क्या कह रहे हैं, 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया है। क्या अंशु मलिक ने, या बबीता फोगाट ने, या मोना ने, या सरिता मोर ने। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा उस हिसाब से अंशु मलिक ही पहली महिला है जिसने रजत पदक जीता है। लेकिन किस में, ये आपको याद रखना है, कुश्ती में।
अगला जो क्वेश्चन है वो भी आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष दहेज के मुद्दे से संबंधित सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया है? कौन से साल सुनाया है? क्या 2020 में, क्या 2021 में, 2022 में, 2019 में? साथियों इसका उत्तर भी 2021 ही होगा। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्या कह रहा है देखो, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? क्या राजस्थान में, क्या पश्चिमी बंगाल में, या मध्य प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में? साथियों इसका उत्तर आप सब जानते हैं, लगभग सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी, उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। याद रखना है, राजस्थान में सबसे पहले कब लागू की गई थी? तो 2 अक्टूबर को लागू की गई थी। 2 अक्टूबर 1959 को JL नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान में एक गांव आता है जिसका नाम आता है बुगदरी गांव। नागौर का एक गांव आता है, नागौर का एक गांव आता है बगदरी या बुगदरी गांव। उसमें सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया था। ठीक है, याद रखना है भाई। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 1956 में राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो साथियों क्या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यालय है, मौद्रिक नीति कार्यालय है, या केंद्रीय वित्तीय कार्यालय है? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय जो सांख्यिकी कार्यालय है। ये डाटा कलेक्शन का काम करता है और ये 1956 में जो है राष्ट्रीय आय के रूप में, उपभोग व्यय के रूप में ये काम कर रहा है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लगभग करंट से जुड़ा हुआ है। क्या कह रहा है देख लीजिए भाई। फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा, फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा, ठीक है, फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा से संबंधित ये क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मिनट। फरवरी 2022 में 1 मिनट। ठीक है, फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR DHR नीति किसने लॉन्च की थी? क्या अमित शाह ने, या नितिन गडकरी ने, या मनसुख मंडाविया ने, या नरेंद्र मोदी ने? साथियों उस समय के स्वास्थ्य मंत्री यही थे, इन्होंने ये जारी की थी। ठीक है, उसके बाद अगला जो इकोनॉमिक्स का खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, इसको आप देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है। अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः होती है क्या बाएं से दाएं एक्स अक्ष के समांतर सीधी, बाएं से दाएं नीचे की ओर, या बाएं से दाएं वक्रीय, या बाएं से दाएं ऊपर की ओर? साथियों मैं आपको मांग वक्र के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इस तरीके से एक मांग वक्र बनाया जाता है। आपको याद रखना है, एक तो होती है साथियों डिमांड, डिमांड को बोलते हैं मांग। एक होती है साथियों प्राइस, ठीक है, प्राइस को बोल सकते हैं अपन कीमत। आप मुझे बताओ, मैं किसी भी चीज़ की डिमांड करूंगा, सोचो जैसे ही गर्मी आएगी, गर्मी आने पर किसकी मांग बढ़ जाएगी? बताओ, जूस की मांग बढ़ जाएगी, जूस की मांग बढ़ जाएगी। सर्दी पे बिल्कुल ज़ीरो पे होती है, सर्दी में जो है जूस की मांग बिल्कुल कैसे होती है? ज़ीरो पे होती है, या ज़ीरो को यहाँ पे ले लो, ज़ीरो पे होती है। नॉर्मल कभी कभी लोग पी लेते हैं नॉर्मल, लेकिन आप देखिएगा, ठीक है ना, लेकिन आप देखिएगा जैसे ही क्या आएगी, जैसे ही गर्मी आती जाएगी, गर्मी आती जाएगी, गर्मी आती जाएगी, और गर्मी आने पर जैसे जैसे गर्मी आएगी इनकी डिमांड बढ़ती जाएगी, 2 से 4 हो जाएगी, 2 से 6 हो जाएगी। इस तरीके से हो सकता है कि 60 रुपया हो जाएगी, 40 रुपया हो जाएगी, 20 रुपया हो जाएगी, 10 रुपया हो जाएगी। सर्दियों में हो सकता है कोई जूस की कीमत 10 रुपया है, फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी 20, जैसी मांग बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी? मांग बढ़ेगी, तो इनकी कीमत भी क्या होती जाएगी? कीमत में भी क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। कीमत में भी क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप 0 लिख लो, यहाँ पे 10 लिख लो, 20 लिख लो,
40 लिख लो, 60 लिख लो। इस तरीके से जैसे जैसे मतलब मांग बढ़ेगी तो कीमत में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट देख लो, जब ज़्यादा डिमांड होती है तो उसकी धीरे धीरे क्या बढ़ जाती है, कीमत भी बढ़ जाती है। जैसे कि कोई आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे कि जैसे कि पहले तो कोई चीज़ को ख़रीद नहीं रहा था। जैसे आप देख लो एसी है, एसी गर्मी बढ़ाने पर एसी की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो एसी की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी जो रेट भी बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से होती है पूर्ति। तो इस तरीके से जो मांग वक्र बनता है, इस तरीके से जो मांग वक्र बनता है वो कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है साथियों, इस तरीके से। मतलब ये जो है बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, नीचे की ओर गिरता हुआ बनता है, नीचे की ओर गिरता हुआ बनता है, ये गिरता हुआ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बाएं से दाएं, नीचे की ओर गिरता हुआ, इस तरीके से ये बनता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके 2017 वाले जो क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट के, वो हो जाते हैं ख़त्म। तो इस तरीके से हमने ये आपके फर्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट के आपके लिए क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पर ये शिफ्ट 1 कंप्लीट हो गई है, जो 17 सितंबर 2018 को ये पेपर हुआ है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं हमें। आगे नेक्स्ट और वीडियो आपके लिए इसी प्रकार के लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।